तो राम राम दोस्तों। सिलेक्शन क्लासेस रायाखेड़ा में आपका स्वागत है। और अब तक हमने 7 राजा पढ़ लिए और हम 8वां राजा कुंभा को पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने कुंभा के बारे में पढ़ा, जिसमें लास्ट में हमने पढ़ा कि शर्तें पढ़ रहे थे। आमल बाबल की संधि 1453 में हुई थी। तो उसमें 3 शर्तें हुई थी कि जोधा को मंडोर वापस कर दिया जाए, और जो कुंभा का बेटा था रायमल और जो जोधा की बेटी थी सिंगार कंवर, उसकी शादी, और जो सोजत पाली है वो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर ही रहेगी। इससे आगे हम पढ़ते हैं अब कुंभा के बारे में। तो आइए देखते हैं। हम पढ़ते हैं 8वां राजा राणा कुंभा। राणा कुंभा। राणा कुंभा के बारे में पढ़ते हैं, जिससे अब हम बताते हैं कि संधि होने के बाद एक युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध होता है आपका 1437 में। सारंगपुर के युद्ध में आपको बताऊं कि मेवाड़ का राजा राणा कुंभा और मालवा का राजा महमूद खिलजी, मालवा का राजा महमूद खिलजी फर्स्ट, मेवाड़ का राजा राणा कुंभा। जो सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में, वो मालवा का राजा महमूद खिलजी फर्स्ट और मेवाड़ का राजा कुंभा के मध्य होता है। इसका कारण, इस युद्ध का जो कारण है वो है कि जब मोकल के जो हत्यारे थे चाचा मेरा और मेपा पमार, वो मालवा चले गए। तो रणमल ने महमूद खिलजी से बोला कि आपके मालवा में जो हमारे हत्यारे हैं चाचा मेरा और मेपा पमार, उसको शरण ना देकर पुनः हमें मेवाड़ भेज दें। तो महमूद खिलजी को लगा कि अगर मैं चाचा मेरा और मेपा पमार को अगर शरण देता हूं तो मेवाड़ शक्ति में कम हो जाएगा। तो उसने उन तीनों को मालवा में शरण दे दी। एक तो वजह थी युद्ध की जय। इस युद्ध में जो मेवाड़ का राजा कुंभा था वो विजय रहा। क्या रहा? विजय रहा। मालवा का राजा जो महमूद खिलजी था वह पराजित हुआ। क्या हुआ? पराजित हुआ। पराजित होने के बाद वह वापस मालवा चला गया, और इस जीत की याद में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ की स्थापना विजय स्तंभ की स्थापना करने के बाद अब जो गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात का शासक उसका नाम था कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन शाह। क्या नाम? गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह और जो मालवा का राजा था महमूद खिलजी, उन दोनों ने चंपानेर में संधि की। चंपानेर में संधि की। चंपानेर में संधि की दोनों ने। कब की? 1456 में। किन्होंने की? कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का राजा महमूद खिलजी, इन दोनों ने आपस में संधि की थी, जिसका मुख्य कारण था राणा कुंभा को हराना। और जो राणा कुंभा था वो बहुत शक्तिशाली था, उसने इन दोनों को ही पराजित कर दिया, इन दोनों को ही पराजित किया, इन दोनों को पराजित किया। जब राणा कुंभा का गुजरात में शासन हुआ कुतुबुद्दीन शाह को पराजित करने के बाद, तो गुजरात की सीमा के पास ही अपना एक जिला लगता है, उसको बोलते हैं सिरोही का उस समय एक राजा था सहसमल देवड़ा। कौन था? सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा से राणा कुंभा ने पूछा कि तू किसकी तरफ मिलेगा? तो सहसमल देवड़ा ने सोचा कि जो अभी चंपानेर की संधि हुई है कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच, तो इन दोनों की सेना शक्तिशाली हो जाएंगी, इसलिए राणा कुंभा हार जाएगा। तो जो सहसमल देवड़ा था उसने कुंभा का साथ ना देकर जो चंपानेर की संधि हुई थी उसमें सहयोग किया और राणा कुंभा ने उन दोनों को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद राणा कुंभा को गुस्सा आया, उसने जो सहसमल देवड़ा था उसको पराजित करने के बाद सिरोही पर अपना शासन स्थापित किया। सिरोही पर अपना शासन स्थापित किया। इससे आगे क्या होता है कि जो नागौर का शासक फिरोज खां। कौन खां? फिरोज खां नागौर का शासक। वहां पर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। किस के बीच? फिरोज खां का लड़का शम्स खां, एक फिरोज खां का भाई था, उसका नाम था मुजाहिद खान तो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास गया और जो शम्स खां वो राणा कुंभा के पास आया
उसने कुंभा से कहा कि आप मेरी सहायता करो नागौर को दिलाने में। तो कुंभा ने शम्स खान की सहायता की और शम्स खान की सहायता करने के बाद जो नागौर का अगला शासक शम्स खान बना और मुजाहिद खान को पराजित करके मुजाहिद खान गुजरात चला गया। अब इसके बाद हम राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ते हैं। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कहा जाता है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। नोट लगा के लिख दूं मैं, नोट लगा के लिखूं कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन? कुंभा। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कुंभा। अभी हमने पीछे पढ़ा कि सारंगपुर के युद्ध को जीतने के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ विजय स्तंभ के अन्य नाम, इसको हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ। एक तो हम इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं, एक इसको हम विष्णु ध्वज भी कहते हैं। एक इसको हम जो विष्णु का वाहक होता है गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। और इसमें सबसे अधिक मूर्तियां हैं। इसमें सबसे अधिक क्या है? मूर्तियां। इसलिए इसे हम मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। इसलिए हम मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज और मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। विजय स्तंभ 9 मंजिल है। 122 ऊंचा है। 122 फीट ऊंचा है। 30 फीट चौड़ा है। 30 फीट चौड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जो विजय स्तंभ है उसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। जो इसकी तीसरी मंजिल है विजय स्तंभ की, उस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और इसकी जो 8वीं मंजिल उस पर कोई मूर्ति नहीं है।
कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है और जो 8वीं मंजिल है उस पर कोई भी मूर्ति नहीं है। अब इसके बारे में हम और भी आगे पढ़ते हैं। इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार वो है जेता पूमा नापा, जेता पूमा नापा, जेता पूमा नापा पोमा, ये इसके वास्तुकार हैं। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसके जनक है अन्नी और महेश। अन्नी और महेश। इससे आगे मैं आपको बताऊं कि कवि राजा श्यामल दास, कौन? कवि राजा श्यामल दास की एक किताब का नाम है वीर विनोद। वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग बने हुए हैं, 84 किले बने हुए हैं। उनमें से 32 किलों का निर्माता रणकुंभा को माना जाता है। राजकवि श्यामल दास राजकवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में मेवाड़ में 84 किलों में से 32 किलों के निर्माता रणकुंभा को माना जाता है। दोबारा बताऊं मैं आपको कि राजकवि श्यामल दास जी की एक पुस्तक है वीर विनोद। वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग बने हुए हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का जो निर्माता है वो रणकुंभा को माना जाता है। इससे आगे बताऊं कि एक दुर्ग कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पड़ता है आपका राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। बताते हैं कि कुंभा जब चित्तौड़गढ़ में थे तो उन्हें लगा कि जो मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है वो इतना सुरक्षित नहीं है कि अगर कोई आक्रमण होता है तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मेसा के पठार पर एक समतल भूमि पर बना हुआ है। अगर घेराबंदी के बाद बाहरी कोई भी सामग्री अंदर नहीं आ सकती, इसलिए कुंभा ने सोचा क्यों ना ऐसा दुर्ग बनाया जाए जिसके चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हों। ये बात कुंभा के मन में जब आई, जब
जोधा के पीछे कुंभा पड़े हुए थे और कुंभा के अधीन मंडोर था। उन्होंने सोचा कि ऐसा दुर्ग बनाया जाए जिससे मेवाड़ पर भी शासन रहे और मारवाड़ पर भी। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसको मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी दुर्ग। मेवाड़ और मारवाड़ का मेवाड़ और मारवाड़ का मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी का सीमा प्रहरी दुर्ग और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है। इसके बारे में मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इस दुर्ग में सबसे ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है। दुर्ग में सबसे ऊपर दुर्ग, जिसको हम बोलते हैं कटारगढ़। क्या बोलते हैं? कटारगढ़। कटारगढ़ 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 जो दुर्ग बना हुआ है उसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख कहते हैं। एक अकबर के समकालीन इतिहासकार हुए अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। अकबर के समकालीन इतिहासकार अबुल फजल, इन्होंने कहा कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी इतनी ऊंचाई है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति है उसके लेखक कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन? महेश। इससे आगे हम कुंभा के बारे में और पढ़ें तो कुंभा के द्वारा एक दुर्ग बनाया गया अचलगढ़। दुर्ग अचलगढ़ पड़ता है आपका सिरोही। कहाँ पड़ता है? सिरोही। 1453 में कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया। अचलगढ़ दुर्ग के बाद वसंतगढ़ दुर्ग ये भी आपका सिरोही में एक मंदिर है रणकपुर जैन
मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कुंभा के राज्य में एक जैन व्यापारी थे, धरणकसा जैन व्यापारी, जैन व्यापारी कौन? धरणकसा, धरणकसा जैन व्यापारी धरणकसा ने 1439 में इसकी स्थापना की। रणकपुर जैन मंदिर की 1439 में शाह नामक जैन व्यापारी ने स्थापना की। स्तंभों की संख्या 1444। इतनी संख्या होने के बाद इस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर कहते हैं, स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। और इसके जो वास्तुकार हैं, कौन वास्तुकार है, उसका नाम है दीपक। क्या नाम है? ऐसा कहा जाता है कि जो कुंभा थे वो तलवार चलाने में तो माहिर थे ही, और वे वीणा भी बजाते थे। वीणा वादक भी थे। वीणा वादक भी थे। उनकी पुस्तकें एक तो थी संगीत राज, एक संगीत ममीसा, एक कामराज रतसार। जे कुंभा की किताबों के नाम हैं। और हम इससे आगे कुंभा की उपाधियों के बारे में, और कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियां, जिसमें पढ़ते हैं हम राणा रासो, एक पढ़ते हम हाल गुरु, जिसका मतलब होता है कि पहाड़ियों को जीतने वाला, पहाड़ियों को जीतने वाला। हाल गुरु। एक होता है चाप गुरु, एक होती है आधे बरहा, एक होती है अभिनव बर्त्राचार्य। जे कुंभा की उपाधियां राणा रासो, हालगुरु,
चाप गुरु और आद्य बराह और अभिनव बर्तरा 4। तो आज हमारा राणा कुंभा पूरा होता है। राणा कुंभा की हमारी 2 क्लास हो गई, एक हमने कल पढ़ा, एक आज राणा कुंभा के बारे में क्लास होती है। और जितनी हमने पढ़ी उससे अब आगे हम बताते हैं थोड़ा बहुत कि राणा कुंभा का पुत्र था रायमल, जिसका विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार कौर के संग हुआ था। इससे आगे हम पढ़ते हैं कल। राम राम साहब। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।